सभी विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है डीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज का जो आप लोगों का वीडियो है वो राजनीति विज्ञान का है और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। अध्याय 4 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके पूर्व मैंने आप लोगों के लिए अध्याय 3 की वीडियो बनाई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो को देख लें आप। और आज मैं आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाया हूँ वो उस अध्याय की समस्त जानकारी इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या हैं या उनमें कौन कौन शामिल है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र हैं उनमें हैं यूरोपीय संघ, आसियान, चीन तथा भारत। देखिए, आगे हम जानेंगे कि ये जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र थे इनके उदय होने का कारण क्या था, तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे कि 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद, यानी दो ध्रुवीय व्यवस्था कौन सी थी, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ के विखंडन के बाद, टूटने के बाद जो दो ध्रुवीय व्यवस्था थी वो भी टूट गई थी और इससे ये स्पष्ट हो गया था कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो कि कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, यानी केवल मात्र एक महाशक्ति बची थी उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका, तो उसके प्रभुत्व को सीमित करने के लिए इन सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का उदय हुआ था उस समय। यानी कि कहा जा सकता है कि अमेरिका की दादागिरी को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का उदय हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यूरोपीय संघ है, आसियान है, चीन तथा भारत है। यानी 1990 के दशक के शुरू में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसका पतन हो गया था, ये दो महाशक्तियाँ थी उस समय, और सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका मात्र एक महाशक्ति थी, तो उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए इन सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का उदय हुआ था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ और आगे मैं समझाने वाला हूँ आपको इसमें। तो यूरोप में यूरोपीय संघ का उदय हुआ था उस समय, और हम जानेंगे यूरोपीय संघ के बारे में कि यूरोपीय संघ क्या है। तो यूरोपीय संघ जो है यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है ये? जो यूरोपीय जो देश है उनका एक क्षेत्रीय संगठन है ये, और यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है तथा उनकी खुद की अपनी मुद्रा है। तो यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कब थी? 2016 में। यूरोपीय संघ का जो आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक तथा सैनिक जो प्रभाव है बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है, यानी अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। और विश्व बाजार में इसकी हिस्सेदारी जो है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। किसकी? यूरोपीय संघ की। और इसके चलते ये अमेरिका और चीन से व्यापारिक मामलों विवादों में पूरी घोष के साथ बात करता है, यानी उनके मुकाबले बात करता है ये। और सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, यानी कि अमेरिका के बाद इसके पास जो है दूसरी बड़ी सेना है। किसके पास? यूरोपीय संघ के पास। और इसका कुल जो रक्षा बजट है वो अमेरिका के पास सबसे अधिक है, यानी अमेरिका के बाद इसका नंबर आता है रक्षा बजट के मामले में। और ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए एक किसी रूप में पूछी जा सकती, तो मैं आपको बता रहा हूँ मात्र। तो आगे देखिए आप कि अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में, यानी टेक्निकल क्षेत्र में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी दी आपको यूरोपीय संघ के बारे में। सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं या संबंधित हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह यूरोपीय देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या इसके उपरांत की अपनी परेशानी सुलझाई, किस प्रकार से सुलझाई थी। अभी हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था, अब हम यूरोपीय देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोपीय देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपसी बातचीत, सहयोग एवं परस्पर विश्वासों के आधार पर अपनी परेशानियों को दूर किया। किस प्रकार से? क्योंकि 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देखा था, यानी
द्वितीय युद्ध के अंदर जो सभी यूरोपीय राष्ट्र थे उस समय, जो पश्चिमी राष्ट्र थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे उस युद्ध के अंदर भाग लेने के कारण। तो उन्होंने अपनी परेशानियों को किस प्रकार से सुलझाया, जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। देखिए, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, यानी द्वितीय युद्ध के बाद जो पश्चिमी राष्ट्र जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे उस समय, उनके पूर्ण निर्माण के लिए, पुनर्गठन के लिए उन्होंने ज़बरदस्त मदद की। किस अमेरिका ने, इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। यानी अमेरिका ने उस समय यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, यानी पुनर्निर्माण के लिए ज़बरदस्त मदद की थी, यानी बहुत बड़ी मदद की थी। इसे क्या बोलते हैं, मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। यानी कि मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। इन्हें सबसे पहले जो संगठन की स्थापना की गई थी उस समय मार्शल योजना के तहत 1948 में, कौन सी संगठन की, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई थी। यानी इस संगठन की स्थापना की गई थी और इस संगठन के माध्यम से जो यूरोप के देश थे उनको आर्थिक मदद दी गई थी। यह एक ऐसा मंच बन गया था जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। यानी कि ये संगठन बनने के बाद जो यूरोपीय राष्ट्र थे उस समय, पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे, उन्होंने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी। इसी प्रकार 1985 में यूरोपीय देशों ने सांगेन संधि करके यूरोपीय देशों के बीच सीमा नियंत्रण को भी समाप्त कर दिया। और 1990 में यूरोपीय देशों के प्रयासों से जर्मनी का एकीकरण हुआ और 1992 में यूरोपीय देशों ने मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना की। देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मार्शल योजना क्या थी और इसके लक्ष्य क्या थे। यानी मार्शल योजना के लक्ष्य क्या थे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यूरोप की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पूर्ण निर्माण हेतु अमेरिका ने अप्रैल 1948 में मार्शल योजना शुरू की थी तथा यह 1952 तक जारी रही। यानी द्वितीय युद्ध के कारण जो पश्चिमी राष्ट्र थे उस समय वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, और उनके पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ये योजना लेके आया था। तो अमेरिका ने जो ये योजना शुरू की थी 1948 में, अप्रैल 1948 में, और ये 1952 तक जारी रही। यानी उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, पश्चिमी राष्ट्रों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए योजना लाई गई थी। और इसके जो लक्ष्य थे वो ये थे कि द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लक्ष्य था वो ये था कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना। यानी जो युद्ध में जो क्षेत्र बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे या बर्बाद हो गए थे, उनका फिर से पुनर्निर्माण करना, ये उसका लक्ष्य था इस मार्शल योजना के अंतर्गत। और जो भी व्यापारिक बाधा आ रही थी युद्ध होने के कारण, उसको दूर करना और उद्योगों को आधुनिक बनाना, उनका आधुनिकीकरण करना और साम्यवाद के प्रसार को रोकना और यूरोपीय समृद्धि में सुधार करना। तो मार्शल योजना के अंतर्गत ये सभी चीज़ें लाई गई थी। आप लोगों के लिए सभी जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि मास्ट्रिक्ट संधि या मास्ट्रिच संधि क्या थी, इसके बारे में जानेंगे। तो मास्ट्रिक्ट जो संधि थी, इससे यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। यानी इससे यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी और 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदायों के मध्य समझौते को कहा जाता है। यानी 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य जो समझौता हुआ था उसको ये मास्ट्रिक्ट संधि कहा जाता है। ये समझौता जो हुआ था ये हालैंड में हुआ था और इस समझौतों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया। यानी ये संधि जो हुई थी ये मास्ट्रिक्ट में हुई थी, यानी हॉलैंड में हुई थी, और इसके कारण यूरोपीय संघ जो है वो अस्तित्व में आया। यानी इसको पहचान मिली, इसकी स्थापना हुई।
और इस समझौते या संधि के तहत सभी यूरोपीय नागरिकों को एक देश से दूसरे यानी यूरोपीय संघ के देश में जाने पर समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी जो भी यूरोपीय संघ के जो देश थे वो समान रूप से आ जा सकते हैं। इस समझौते के तहत ये हुआ था। यह समझौता 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ था।